तो एक गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? और लाइक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ? भोजन पचने से पहले अगर आपने दूसरा भोजन डाल दिया तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो घटना है, 7 धातुओं में जो रूपांतर होना चाहिए वो रूपांतर नहीं होता है और उसके कारण शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। अगर हम टीवी देखते देखते भोजन लेंगे या तो मोबाइल देखते देखते या तो फरियाद करते करते हम खाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप में उसका जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो बराबर होगी नहीं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो लेट तक सोते हैं और फिर लेट तक उठते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा अपराध आज हम नींद के साथ भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रात को 10 बजे सोना, सुबह में 6 बजे उठना। तो वर्टिगो और माइग्रेन और हेडेक ये तीनों करीब करीब कभी ना कभी तो हर एक व्यक्ति को इसमें से गुजरना ही पड़ता है। तो अभी बारिश का ऋतु है, तो अभी के टाइम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और हमको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इसमें? तो मनुष्य ही एक ऐसा पशु है, प्राणी है जो कभी भी कितना भी कुछ भी खा लेता है और ये ऋतु के अंदर तुलसी का उपयोग, अदरक का उपयोग, सौंठ का उपयोग ये सब थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। फास्टिंग करना है तो खाली आहार का त्याग नहीं, आज एक नई संकल्पना के बारे में भी सोचना चाहिए, वो है डिजिटल उपवास। ई उपवास। ई उपवास। नमस्ते दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, हमें कितने घंटे सोना चाहिए और मौसम के हिसाब से हमें क्या क्या खाना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से हैं शैलेश भाई मेहता जी, जिनके साथ हमने एक और पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से कैसे बचा जाए। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक गुड हेल्थ कैसी होती है और एक कॉमन बीमारी जो हर किसी के घर में पाई जाती है, हेडेक। आखिर हेडेक जैसी बीमारियों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, इन सब के बारे में इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहना और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करना और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। शैलेश भाई जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ इन मिनट चैनल में जी। हमारा पिछला वीडियो बहुत अच्छा गया और दर्शकों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है जी। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड पॉडकास्ट रहेगा और ये भी हम हेल्थ से रिलेटेड ही रखेंगे, जिसमें हम डेली की जीवन में क्या क्या लोग गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। जी। मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो समय है उसमें इंटरनेट का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा जब होता है तो हम लोग फिजूल की बातों के पीछे एंगेज या तो बिजी रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जीवन में जो जरूरी बातें जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे सुबह में जल्दी समय से उठना, योग और प्राणायाम करना, फूड से रिलेटेड कुछ अगर केयर लेना है तो वो लेना है, तो कुल मिला के हम देखते हैं कि हम विकास की बात जरूर करते हैं लेकिन उसका जो समय का जो सदुपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग कहाँ कैसे कितना होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कोई विवेक या तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के ऊपर जो डायरेक्टली जो असर करता है वो परिबल है आपका स्ट्रेस लेवल, मतलब आपका व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में जो तनाव का जो लेवल है, वो तनाव का लेवल आज छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको एक या दूसरे विषय के बारे में तनाव से भरे हुए हैं। तो तनाव में से कैसे बाहर निकलना है, अनंत कामों की लिस्ट इतनी लंबी है, मल्टीटास्किंग है, तो हमारा एक काम पूरा होने के बाद तुरंत दोबारा दूसरा तीसरा काम हमको दिखता है, मतलब ये सब एंडलेस है। तो तनाव का उपाय क्या करना है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने की आज के समय की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है और लाइक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ? हाँ, उसमें बेसिक 3 पैरामीटर हमको देखने चाहिए। एक तो रात को सोने से पहले जब हम सिरहाने पर हमारा सर रखते हैं पिलो के ऊपर, क्या मेरे को तुरंत अनडिस्टर्ब अनइंटरप्टेड नींद आती है? दूसरा, सुबह में जब हम पेट को साफ करने के लिए बैठते हैं तो क्या मेरा इवैक्यूएशन प्रोसेस बराबर होता है, मतलब मैं बॉवेल्स क्लीन होते हैं? और तीसरा, जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो क्या मेरे को सही मायने में एपिटाइट, मेरे को भूख है कि घड़ी का समय हो गया इसलिए मैं खाता हूँ? तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि
काम, भोजन की जो क्रिया है एक काम पताने की क्रिया हो गई है। तो शरीर में उस टाइम सही मायने में भूख न होने के बावजूद भी खाने के ऊपर खाना हो जाता है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि एक अलग प्रकार का ये प्रज्ञा अपराध है, जानबूझ के किया गया अपराध है कि अंदर भोजन पचने से पहले अगर आपने दूसरा भोजन डाल दिया तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो घटना है, 7 धातु में जो रूपांतर होना चाहिए वो रूपांतर नहीं होता है और उसके कारण शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, विषद्रव्य बढ़ते हैं। तो ये विषद्रव्य ही अलग अलग रूप में रोग कहलाते हैं। आप कोई भी रोग का नाम दो, लेकिन अल्टीमेटली वो एक एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स, शरीर में विषद्रव्य जो बाहर निष्कासित होना चाहिए, जो ड्रेन होना चाहिए, वो सब विषद्रव्य टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जब इकट्ठे होते हैं तो वो अलग अलग सिम्टम्स के रूप में हमको दिखते हैं और उसी को ही हम डिसीज कहते हैं। आपने जैसे बताया कि एक खाना पचने से पहले हम दूसरा खा लेते हैं, तो ड्यूरेशन कैसे पता चलता है कि हमारा खाना हमने जो खाया वो पच चुका है? हाँ, नहीं, सामान्य रूप में जो भोजन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, तो हम जो कुछ भी खाना जितना चबा चबा के खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे लार रस के अंदर जो टाइलिन नाम का एक पदार्थ है जो भोजन को पचाने में बहुत ही सहयोगी बनता है। अगर हम टीवी देखते देखते भोजन लेंगे या तो मोबाइल देखते देखते या तो फरियाद करते करते हम खाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप में उसका जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो बराबर होगी नहीं। तो पेट तो मिनिमम खाली होने के लिए भी आपको 4-5 घंटे का तो उसको एक गैप देना है, एक पॉज देना है। अगर 4-5 घंटे से पहले अगर कुछ भी आपने चाय नाश्ता डाल दिया, कुछ भी भोजन ले लिया तो वो स्वाभाविक रूप में वो पचने में एक बाधा रूप खड़ा करेगा। तो इसमें जो खाने का है तो एक भरपूर खाना, लाइक एक पूरा थाली का ही वो खाना है, या फिर जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, छोटे मोटे मूंगफली खा रहे हैं, टाइम पे बैठे बैठे कुछ भी खाते रहते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए? नहीं, इसमें क्या है हरिम भाई के सामान्य रूप में एक कैलोरी यज्ञ है। आप जितना भी कैलोरी डालते हो तो क्या उतनी कैलोरी मैंने कंज्यूम की है? अगर कैलोरी आप कंज्यूम नहीं करते हो और अगर खाना खाते हो तो वो अनयूज्ड कैलोरी शरीर में इकट्ठी होती है, जमा होती है। तो वो जमा होने के कारण उसके अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हमको दिखते हैं। तो भोजन का जो इंटेक है, उसका जो वॉल्यूम है, वो किसी के लिए यूनिफॉर्म सबके लिए एक सरीखा नहीं होता है। अपने जीवन में परिश्रम पुरुषार्थ का कितना स्थान है, आप कितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से आपको इंटेक लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो पहला पॉइंट आपने बताया कि अगर हम सो रहे हैं तो हमें सोते ही नींद आ जानी चाहिए, तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो लेट तक सोते हैं और फिर लेट तक उठते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज के लोगों के लिए अगर हम एक मैसेज पहुंचा पाए तो मैं ये मानता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट सबके लिए एक आशीर्वाद रूप बन सकता है। आज के समय में निद्रा, स्लीप का जो इम्पोर्टेंस, उसका जो महत्व, इम्पोर्टेंस हमको जो समझना चाहिए वो लोग नहीं समझते हैं। इवन मेडिकल साइंस में भी कोई डॉक्टर्स लोग या तो मेडिकल पर्सन भी कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, उसके लिए जो राइट मार्गदर्शन जो देना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं है। तो कुल मिला के नींद का इम्पोर्टेंस इतना जबरदस्त है कि अगर आप भी समझोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, ये सही में सबसे ज्यादा अपराध आज हम नींद के साथ ही कर रहे हैं। तो आज मैं जब बोल रहा हूँ और आप सुनते हैं, उसी वक्त हमारे शरीर में एक क्रिया निरंतर चलती है। वो क्रिया है पुराने कोष विसर्जन होना और नए कोष का सर्जन होना। तो ये रीजनरेटिव साइकिल और डीजनरेटिव साइकिल प्रति क्षण चलती रहती है। अगर पुराने सेल्स विसर्जित होंगे और नए सेल्स सर्जन नहीं होगा तो आपकी लाइफ साइकिल जल्दी फास्ट चलेगी, आपका डीजनरेशन जल्दी बढ़ेगा, शरीर में रोग की क्रिया भी बढ़ती रहेगी। तो कुल मिला के ये जो रिजुविनेशन प्रोसेस है, ये जो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम और रिपेयरिंग सिस्टम कुदरत ने बख्शी हुई है, उसके बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते हैं। तो अगर हम शरीर को राइट समय से सोला देते हैं, राइट समय से उठा देते हैं, तो शरीर का अंदर का जो रिपेयरिंग वर्क है, जो रिजुविनेशन प्रोसेस है, वो प्राकृतिक रूप में अपने आप वो चलता रहेगा। तो रोग अपने आप करेक्ट समय से सोने से उठने के कारण आपसे दूर रह सकते हैं। तो जो ये स्लीपिंग साइकिल है वो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए
और अगर वो हम कम सो रहे हैं तो क्या उसकी वजह से बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आज के समाज में लोगों का जो तनाव का जो हताशा, निराशा और स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें नींद ही एक ऐसा ठोस उपाय है कि उसके दौरान आपका मन, आपके विचार थोड़े शांत रहते हैं, तो दूसरे दिन आप बराबर फ्रेश उठ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारे मोबाइल फोन में उठते हैं, बैटरी चेक करते हैं कितना बैटरी, लेकिन हम कभी जितने डिस्चार्ज होते हैं उसके बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते हैं। तो मोबाइल हमेशा हम चार्ज रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा चार्ज नहीं रखते हैं। तो जो सोने की जब बात आती है तो कुदरती रूप में हमारे शरीर को रिचार्ज करने की एक प्राकृतिक एक सुविधा कुदरत ने हमको बख्शी हुई है। तो मेरे हिसाब से रात को 10 बजे सोना, सुबह में 6 बजे उठना, प्लस माइनस हो सकता है 6 से जल्दी या तो थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं, और रात को 10 के बाद आजू बाजू का जो समय है वो हम सेट कर सकते हैं। लेकिन आइडियल टाइम इज 10 to 6। उसमें टोटल आवर्स हमको नहीं देखना है, क्योंकि जो गहरी नींद का जो समय है वो तो 3.5 से 4 घंटे का ही होता है। बाकी का जो समय है वो एसोसिएटेड थिंकिंग के कारण पिछले दिन जो कुछ काम किया और अगले दिन क्या करना है उसके विचार में ही हम सो जाते हैं, तो उसका कोई ठोस इतना परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन जो गहरी नींद जो है, स्लीपलेस तो ड्रीमलेस स्लीप हम जिसको बोलते हैं, तो वो तो 3.5-4 घंटे की इनफ है। जो हमारे शास्त्रों में जैसे बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो उसकी वजह से कुछ बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय है तकरीबन 1.5 घंटे से पहले का जो समय, उसमें प्रकृति में, वातावरण में ओजोन का भी एक लेयर ज्यादा होता है। तो जो ओजोन जो वायु है अपने रेगुलर प्राण वायु ऑक्सीजन से वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल ओजोन है। तो अगर हम 4 बजे उठ के, आप भले ही दूसरी क्रिया नहीं करो लेकिन आप उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी जो पूरी सोचने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप सुधर जाएगी। दूसरी बात कि हमारा जो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो होता है, जो बॉवेल्स को क्लीन करने का जो समय है, सुबह का जो टाइम है वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप जितना सूर्योदय के बाद लेट उठते हो उतने ही आपकी बॉवेल्स को क्लीन करने की क्रिया में आप एक ऑब्स्ट्रिकल, एक बाधा क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बताया कि रात को 10 बजे के आसपास आपको सोना पड़ेगा, तो ही आप 4, 4:30, 5 बजे उठ पाएंगे। अगर 12 बजे सोएंगे तो 4 बजे के उठोगे, लेकिन आप रेस्टलेस रहोगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। दूसरी बात मैं बताता हूँ जो नींद के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारे शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी पिनियल है, थायराइड, पैराथायराइड है, तो जितने भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो सब ग्रंथियां का जो कारोबार है, जो फंक्शन है, वो ड्यूरिंग द स्लीप बराबर परफेक्टली एफिशिएंटली काम करता है। जो लोग इनसफिशिएंट नींद लेते हैं तो गलत समय की नींद लेते हैं, वो लोगों की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो बराबर फंक्शनल स्टेज में नहीं रहती है। उसके कारण आजकल देखो कि थायराइड, पैराथायराइड का बिगड़ना, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी सीक्रेशन है वो बिगड़ना बहुत ही एक आम बात हो गई है। तो उसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, D3 घट जाता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऑल टुगेदर आप देखो कि उसका रूट कॉज आपका जो स्लीपिंग साइकिल आपने डिस्टर्ब किया है, उसके साथ डायरेक्टली ये सब सिम्टम्स कनेक्टेड है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो एक बीमारी हम देखते हैं कि हेडेक और जो माइग्रेन जिसको बोलते हैं, तो क्या इसका रीजन भी कम सोना है या फिर कुछ और है? हाँ। तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि आखिर ये हेडेक कहते किसको है या क्या सिम्टम्स है उसके? हाँ, सामान्य रूप में हेडेक का अनुभव आम लोग को शायद 5 में से 4 लोग को जिंदगी में कभी ना कभी तो होता ही है। तो हेडेक के सिम्टम्स में खास करके आईब्रो से ऊपर का जो भाग हिस्सा है उसमें एक विचित्र प्रकार का खींचाव या तो दबाव लगना, आपको कोई भी काम करने में मूड नहीं लगना, कोई भी काम आप एफिशिएंटली कर नहीं सकते हैं, आपकी आंखें पलके भी ढलने का आपको अच्छा लगता है, ढलने से अच्छा लगता है, तो आपको स्फूर्ति का अनुभव नहीं था, फ्रेशनेस नहीं लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हेडेक के कारण आप देखो कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपका पुअर हो जाता है, आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका पूरा फोकस पेन के अंदर आप जुड़े हुए होते हो। तो बहुत स्वाभाविक रूप में आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाती है हेडेक के कारण। तो जैसे आपने बताया कि स्लीप के साथ तो कनेक्शन है, दैट इज वन ऑफ द रीजन के
जैसे ही आप इनसफिशिएंट स्लीप लेंगे तो दूसरे दिन आपका बॉयल्स क्लीन नहीं होगा। हम्म, जैसे बॉयल्स क्लीन नहीं होगा तो बहुत स्वाभाविक रूप में उसकी जो इम्पैक्ट जो है वो आपके हेडेक के रूप में आता है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो धीरे धीरे करके ये फिर माइग्रेन में कन्वर्ट होता है, और कभी कभी आपको उसके कारण वर्टिगो भी होता है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना। ओ, चक्कर। तो वर्टिगो और माइग्रेन और हेडेक ये तीनों करीब करीब कभी ना कभी तो हर एक व्यक्ति को इसमें से गुजरना ही पड़ता है। तो अगर हम किसी को हो रहा है और अगर कुछ ऐसे घरेलू उपाय है जिसकी वजह से वो ठीक कर सकते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले तो अगर जिनको क्रॉनिक हेडेक है, क्रॉनिक बोले तो 1-2 साल से भी ज्यादा टाइम से है, एक्यूट किसको बोलते हैं कि मान लो कि कल आपको सोए नहीं है या तो बहुत धूप में आप निकल गए हैं और घर आके तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पिया है, तो कांस्टेंट 3-4 घंटा आपका स्क्रीन के सामने आप रहे हो, आपके आंख के नंबर भी उसमें बहुत डिपेंड रखते हैं। मान लो कि आपके नंबर्स आपने चेक नहीं कर, आप पढ़ते रहते हैं तो भी आपको हेडेक हो सकता है। तो टीवी या तो मोबाइल या तो जितने भी मॉडर्न गैजेट्स का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि आपका हेडेक भी हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हाथ के अंदर नंबनेस आना, आपके कर्व्स बिगड़ना, आपकी सिग्नेचर बिगड़ना, हाथ की ग्रिप कम हो जाना, हाथ में झनझनी होना, हाथ में नंबनेस होना, ये सब ऑल टुगेदर जो सिम्टम्स है आपके सर्वाइकल रीजन की जो नर्व्स है स्पाइनल वर्टिब्रा की, उसमें कंप्रेशन होने के कारण उसकी पूरा इम्पैक्ट पूरा आपके हाथों में फ्लेयर अप होता है। तो ये जो मैंने माइग्रेन, आपका वर्टिगो, आपका हेडेक, आपका सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसका जो मेन कारण आपकी इनसफिशिएंट स्लीप तो है, लेकिन गलत समय की नींद है। मान लो कि नून दोपहर में आप 3-4 घंटा सो जाओगे तो वो भी गलत समय है, क्योंकि नून का जो टाइम है वो 3-4 घंटा सोने के लिए नहीं है। ठीक है, आपने 25 मिनट 20 मिनट आपने मामा कुक शेक पावर नैप ले लिया, इट इज फाइन, सोना भी चाहिए। लेकिन आप अगर 1.5-2 घंटा सो जाओगे तो भी आपको फ्रेशनेस नहीं लगेगी, उसके कारण रात की नींद भी आपको देरी से आएगी। तो अगेन एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बनेगा कि आपकी दिन में सोने के कारण रात की नींद भी बिगड़ सकती है। बराबर। तो नींद का जो पैटर्न है, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करते हैं तब तक मैं ये मानता हूँ कि आपका ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, आजकल हम जो देखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जो कनेक्टेड है वो है आप जो सोने के लिए तकिया लेते हैं। आप देखो कि पिछले 20-25 साल से जो हम सोने के लिए सिरहाना लेते हैं, तकिया पिलो जो लेते हैं, वो रेक्लोन से, मतलब एक पॉलिएस्टर फिलामेंट से बना हुआ आर्टिफिशियल चीज है। वो बिल्कुल नरम और पोचा होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होने के कारण नेक, हमारा जो सर का जो एरिया है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा जो है उसका जो अलाइनमेंट है वो आपका बिगड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट बॉडी की इंटेलिजेंस आप सर के नीचे आप हाथ ऐसा रख देते हैं, क्योंकि भी आपका सर लटक जाता है वो आपका पिलो सॉफ्ट होने के कारण। तो मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है वो लोग अगर करेक्ट पिलो अगर लेना चालू करेंगे, उनकी स्लीपिंग पोस्चर अगर सुधारेंगे, सिटिंग पोस्चर सुधारेंगे, रीडिंग पोस्चर सुधारेंगे, मीडिया के मतलब मॉडर्न गैजेट्स को कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, तो ऑल इंक्लूडिंग अगर थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हेडेक से लेके माइग्रेन से लेके वर्टिगो में आप काफी उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो 2-3 रेमेडी मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको माइग्रेन होता है या तो वर्टिगो मतलब चक्कर आना जो होता है, उसमें ऐसा एक हमको सादा वाला रबर बैंड लेना है। हम जो करेंसी के बंडल के ऊपर लगाते हैं बैंक में, जो खास करके यूज होता है। तो ये जो रबर बैंड का, इसके बहुत ही फायदे हैं। हमेशा हमारे जेब में या तो पर्स में कहीं पर भी रबर बैंड रखना चाहिए, बहुत ही काम की चीज है रबर बैंड। तो हमारा नेल का जो बेस लाइन है, जहाँ से नाखून ग्रो होता है, जहाँ से नाखून कट करते हैं, वो नहीं, बेस लाइन उसकी, तो वो बेस लाइन के ऊपर ऐसे रबर बैंड को 3-4 रैप चढ़ा के ऐसे उसको खाली टाइट कर देना है, ऐसे लाइक दिस। और ये रबर बैंड को आपको 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। 1 by 1 दोनों थंब के ऊपर 1 by 1 आप लगा सकते हैं, दोनों में साथ में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लेफ्ट में लगाया तो 1-1.5 मिनट के बाद इसको खोल के फिर आप राइट थंब में आप लगा सकते हैं इसको ऐसे करके। तो इसको अगर आप ऐसे लगाते हैं रबर बैंड, तो विद इन अ फ्यू मिनट यू फील कि नहीं, जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ में
आइस का एक टुकड़ा लेके, बर्फ का एक टुकड़ा लेके हमारे जो नेक रीजन जो है, ये जो आपकी हेयर पैटर्न की लाइन है, वहां पर अगर आप बर्फ थोड़ा सा लगा देते हैं, आधी मिनट या तो 1 मिनट के लीजिए, जो हमारे जिसको मेड्यूला बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा MO बोलते हैं, तो वहां पर अगर आप बर्फ लगा देते हैं तो पेन की इंटेंसिटी कई हद तक आप उसको कम कर सकते हैं। तो ये रबर बैंड का उपयोग आप करो, काफी अच्छी चीज है। और बाकी की फिंगर्स में भी जो फर्स्ट जॉइंट है, वो फर्स्ट जॉइंट के ऊपर भी अगर आप 5 उंगली में एक साथ लगा सकते हैं ऐसे करके, बाकी के फिंगर में भी आप ऐसे लगा सकते हैं फर्स्ट जॉइंट के ऊपर, तो ये जो रबर बैंड का जो प्रयोग है वो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको फायदा देगा। इसको भी 1-1.5 मिनट रखो, फिर दूसरे हाथ की बाकी के 4 फिंगर में आप लगा सकते हैं। उसके बाद में एक ब्लैक कलर की स्केच पेन आपको लेनी है, और ये स्केच पेन का उपयोग कलर थेरेपी के रूप में आपको करना है। तो थंब का नेल से जो नीचे का जो भाग है वहां पर ऐसे इसको ब्लैक मार्क खाली कर देना है ऐसे करके, और ये जो थंब की टिप है उसके ऊपर भी आप ऐसे ब्लैक कलर से मार्क कर सकते हैं। ये दोनों, और ये इसको मतलब पूरा दिन भी आप रख सकते हैं। स्नान करने के बाद ये ब्लैक डॉट आप कर देते हैं तो माइग्रेन में भी आपको फायदा पड़ेगा, हेडेक में भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो 1 बाय 1 जैसे लेफ्ट में किया वैसे राइट में भी कर सकते हैं। और दूसरा कि इसका उपयोग लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसका जो फर्स्ट जॉइंट है, जो पहला वाला जो जॉइंट है, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक मार्क करने से ये जो हम करते हैं इसको, ये जो किया है ब्लैक मार्क, इससे फायदा आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण अगर आपको वर्टिगो होता है, सर्वाइकल रीजन में सूजन आने के कारण, नर्व कंप्रेस होने के कारण हाथ की ग्रिप आपकी थोड़ी वीक हो जाती है, हाथ में नंबनेस या तो झंझनाटी होना या तो आपकी कर्व्स, आपके सिग्नेचर बिगड़ जाना, तो ये सब जो फिर सर्वाइकल के साथ जितनी भी जुड़ी हुई है वो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ब्लैक रिंग करने से भी आपको काफी फर्क पड़ सकता है। तो ये आपको पूरे दिन रखना है। ये ब्लैक डॉट भी जो किया है वो भी पूरे दिन आपको रखना है। मान लो कि हाथ वॉश करते हैं तो दोबारा इसको आप रीमार्क कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, ओनली ये मार्क करने से ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, ये कलर थेरेपी है। ब्लैक कलर करने से आपकी जो दर्द की तीव्रता है काफी उससे कम हो सकती है। और ये जो रिंग फिंगर में हमने किया है उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वहां की जो सूजन है वो कम होगी। तो आपका जो नर्व कंप्रेशन की जो क्रिया है वो नर्व कंप्रेस जितनी कम होगी उतने ही आपकी हाथ का जो एनर्जी का फ्लो है वो आपका बराबर ठीक चलता रहेगा। बराबर। दूसरी बात, जब भी हमको वर्टिगो होता है, चक्कर आना, वर्टिगो, तो वर्टिगो के लिए बहुत ही एक इजी उपाय है, ये तो करना ही है आपको। जैसे वर्टिगो में भी आपने जैसे रबर बैंड आपने लगाया तो उसमें एक चीज आपको खाली ऐड करनी है वर्टिगो के लिए, जिसको चक्कर की तकलीफ है। हमारी जो टंग जो है, जिह्वा जो है, उसको दोनों दांत के बीच में ऐसे खाली पकड़ना है आपको, अंदर मुंह में, बाहर नहीं, इनसाइड। तो ये दोनों क्रिया एक साथ में करनी है। जैसे टंग भी आपने दोनों दांत के बीच में पकड़ी है और रबर बैंड भी अपना लगाया है, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स यू फील करनी है आपका जो वर्टिगो की कंप्लेंट है वो काफी हद तक आपकी कम हो सकती है। साथ साथ में घरेलू उपाय भी आपको क्या करना है, हमारा जो काला मरी, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, उसको बारीक पीस देना है और गाय का घी 1 चम्मच जितना लेना है, 1 टीस्पून लेना है। उसके अंदर ½ टीस्पून बारीक पीसा हुआ काला मरी का पाउडर लेना है। उसको मिक्स करके सुबह में बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले आपको 4 या 5 दिन के लिए खाली चाट जाना है, उसको कंज्यूम करना है। घी, गाय का घी और ½ टीस्पून काला मरी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, उसको मिक्स करके आप ले लेते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि काफी करेक्शन वर्टिगो में, हमने हजारों लोगों को ये प्रयोग दिया है और काफी पॉजिटिव उसके रिजल्ट हमने पाए हैं। ये जो आपने बताया, तो ये जो जिनको इंस्टेंट या कभी कभी हेडेक होता है उनके लिए है, या जो उनको परमानेंट 1 साल से ज्यादा हो गया उनके लिए है? नहीं, इसका दोनों उपाय है। मान लो कि प्रिवेंशन के लिए अगर आपको करना है तो जिनको फ्रीक्वेंटली होता ही है तो दुखता नहीं है तो भी दिन में 1 बार इसका उपयोग कर देना है। करेक्टिव भी है और प्रिवेंटिव भी है, दोनों है। तो हेडेक जब होता है तब तो करो, लेकिन जब हेडेक नहीं होता है तो भी रूटीन कोर्स में भी एज ए ट्रीटमेंट आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे मेरे पिताजी है, उनको 20 साल से ज्यादा हो गया उनको हेडेक पर,
उन्होंने सारे टैबलेट ले लिया, सब कुछ जहाँ इलाज करवा दिया, लेकिन वो फिर भी अभी ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो जैसे मैंने दो मुख्य प्रमुख कारण बताए कि एक तो इनसफिशिएंट स्लीप साइकिल, आपकी अपूर्ति निद्रा लेना, और दूसरा आपका जो स्क्रीन टाइम, आपका जो पढ़ना, मतलब आपका जो आंख से रिलेटेड जो बात है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है आपके बॉवेल्स क्लीन होना। आपकी बड़ी आंत अगर प्रॉपर क्लीन नहीं होती है तो उसका भी सीधा इफेक्ट आपके हेडेक के ऊपर होता है। तो जिनको क्रोनिक हेडेक की फरियाद है उन लोगों को मैं ये मानता हूँ कि इसबगोल या तो हरडे या तो त्रिफला, ऐसी जो अपना जो दिवेल जिसको बोलते हैं, एरंडिया तेल, पैराफिन जिसको बोलते हैं, तो ये जो नेचुरल चीजें जो है फैक्ट्री में बनी हुई नहीं, लेकिन जो कुदरत हमको देता है, जो डायरेक्टली जमीन में से हमको मिलती है, तो वैसी चीज लेके हमारे बॉवेल्स को प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। एक बार अगर आपके बॉवेल्स प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे तो आपकी हेडेक की तकलीफ तो काफी हद तक वो कम हो सकती है। ओके, तो जो ये वीकनेस है और लेजीनेस है, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं, दो प्रकार है उसमें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेजीनेस जो है वो आपके एटीट्यूड और स्वभाव के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मतलब में। और दूसरा क्या आपने पूछा? लेजीनेस, वीकनेस। हाँ, मतलब में शरीर में वीकनेस होना है। तो वीकनेस का जो परिणाम है ना वो कुछ अभाव के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, जैसे कोई पर्टिकुलर हमारे शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो जाता है, तो ये सब जो डेफिशिएंसी की जब बात आती है तो क्या आपका आहार समतोल आहार है? क्या ऋतु के अनुसार आप भोजन लेते हैं कि रूटीन में जो पूरा साल कहते हैं उसके हिसाब से ही खाते हैं? तो जैसे भी वर्षा की ऋतु है तो वर्षा की ऋतु के अंदर कुछ खुराक नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपके पास जानकारी और समझ होनी चाहिए। तो अगर पहले जो खाते थे वही अगर वर्षा ऋतु में खाते रहोगे, मानसून में खाते रहोगे, तो नेचुरली मानसून में खास करके क्या होता है कि हफ्ताओं तक सूरज निकलता नहीं है, बादल छाया क्लाउडी वातावरण रहता है। तो जैसे ही सूरज का प्रकाश नहीं निकलने के कारण हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिक्रेशन जो होने चाहिए, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम, तो उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। और उन दिनों में भी हम पचने में जो भारी खुराक होते हैं वो अगर हम खाएंगे तो बहुत स्वाभाविक रूप में वो पचने वाला नहीं है हमको। तो ये जो ऋतु के अनुसार खाना, समतोल आहार खाना, ये सब लोगों की समझ न होने के कारण कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं। तो मनुष्य ही एक ऐसा पशु है, प्राणी है, जो कभी भी कितना भी कुछ भी खा लेता है। एक चींटी को भी अगर आप रेती और चीनी पीस के दोगे ना, दोनों को इकट्ठे करके, तो जो चींटी होती है खाली चीनी खा जाएगी, रेती को नहीं खाएगी। लेकिन इंसान के बारे में नहीं बोल सकते हैं। बराबर। तो वीकनेस जो है वो किसी विटामिन की अच्छत या तो डेफिशिएंसी के कारण होता है, और जो लेजीनेस है आपको काम करने में स्फूर्ति नहीं आती है। तो स्फूर्ति नहीं आने का साइकोलॉजिकल कारण भी आपको एक बार देख लेना पड़ेगा कि आपके व्यक्तिगत स्वभाव में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एजिटेशन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, रिएक्शन मतलब में कुछ भी बात तो कंप्लेन बॉक्स जैसा हो जाना, छोटी छोटी बातों में फरियाद हो जाना। तो कुल मिला के ये जो आपका व्यक्तित्व की अंदर की जो स्वभाव है उसके कारण आपकी जो वाइटल एनर्जी जो है, आपकी जो प्राण शक्ति है, वो आपका प्राण शरीर पूरा छलनी जैसा हो गया, पूरे उसके लीकेजेस शरीर में से वो लीक होती जाती है। जब तक आप उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तब तक ये जो स्फूर्ति का अनुभव होना लगभग असंभव है। तो जैसे आपने अभी बताया कि हमें ऋतु के हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए, तो अभी बारिश का ऋतु है, तो अभी के टाइम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और हमको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इसके लिए? अभी देखो, बारिश के मौसम में जैसे पहले मैंने बताया कि सूरज का प्रकाश कांस्टेंट हमको नहीं मिलता है, तो बारिश का पानी जहाँ जहाँ पर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, तो जगह जगह पर कचरा के ढेर भी लगे हुए होते हैं। तो उसके कारण बैक्टीरिया, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह, उसका उपद्रव बहुत एक स्वाभाविक एक घटना होती है। आप घर में भी कितना स्वच्छता रखो तो भी उसमें ये सब जीव जो है वातावरण में अपने आप क्रिएट होते रहते हैं, तो उनसे भी बचना है। और दूसरा, पानी के द्वारा जितने रोग होते हैं उससे काफी बचना है। तो अगर ये मौसम में पर्टिकुलरली अगर हम पानी को थोड़ा सा उबाल के ठंडा करके अगर हम पिए, तो मैं ये मानता हूँ कि काफी वो सेफ भी है और जरूरी भी है।
दूसरी बात कि जब मॉइस्चर का प्रमाण बढ़ता है तो इन दिनों में फ्रिज का ठंडा पानी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट असर जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कोई भी फूड पचता है वो पचाने के लिए भी एक अग्नि है वैश्वानर नाम का। तो जैसे ही सूरज का प्रकाश न निकलने के कारण वैसे भी आपका मंदाग्नि है, अग्नि मंद है आपका, तो खोराक वैसे भी वो पचने वाला नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन में आप ठंडा पानी पीते रहेंगे तो आपका डाइजेशन तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। दूसरी बात कि जैसे बड़े कटोल है, राजमा है, तुवेर है, मटर है, छोले चना है और मैदे से बनी हुई चीज है जो पचने में भारी है, जिसमें चिकने पदार्थ जैसे हाई फैट वाले जो फूड है, चीज है या तो अपना बटर है या तो मेयोनीज है, ऐसी सब चीजें अगर कम खाए या तो ना खाए तो वो मैं ये मानता हूँ कि ऋतु के अनुसार ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और ये ऋतु के अंदर तुलसी का उपयोग, अदरक का उपयोग, सौंठ का उपयोग, ये सब थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अगर अदरक का जूस बना के तो अदरक को ऐसे ही घिया कस करके सैलड के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपका जो अग्नि है, जो वैश्वानर नाम का अग्नि है, वो जितना एक्टिव रहेगा, जितना सतेज रहेगा, उतना ही आपकी मेटाबॉलिज्म, आपका जो चयापचय की क्रिया, आपका जो डाइजेशन है बिल्कुल करीब करीब ठीक रह सकता है। तो कुल मिला के वर्षा ऋतु में भोजन जो पचने में हैवी होता है, जो फास्ट फूड खाते हैं, एक्चुअली नाम ही उसका फास्ट, एक्चुअली पचने में स्लो होते हैं, उसका दूसरा नाम है जंक फूड। तो जंक फूड और फास्ट फूड, ये सब चीजों से खाली ये 2-3 महीना नवरात्रि से पहले पहले का जो टाइम है, 2 महीना भी अगर हम संयम रख सकते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपका हेल्थ काफी हद तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में है कि जो वर्षा ऋतु है, जिसमें सावन जिसको हम बोलते हैं, उसमें लोग जल्दी खाना खा लेते हैं कि सूर्य अस्त हो उससे पहले वो खाना खा लेते हैं। तो इसके पीछे भी साइंस यही है। हाँ देखो, सबसे ज्यादा धर्म में भी ये एक मार्गदर्शन, जैसे जैन धर्म में भी उपवास का महिमा समझाया गया है। तो उपवास का मूलभूत अर्थ है उपरवास, नजदीक जाना। किसके नजदीक? तो हमारा आत्मा के नजदीक जाना। आहार का त्याग करना उपवास नहीं है, वो तो एक प्रकार का लंघन है। आपने आहार छोड़ा, लेकिन आपने तो फिजिकल आहार छोड़ा, उससे तो बाकी पंचेंद्रिय के जो इनकमिंग इम्पल्सिस है, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, दूसरे सोर्सेस से हम जितना भी अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो भी एक प्रकार का इंप्रेशन फूड ही है। तो आजकल के समय में श्रावण महीने में जैसे आपने बताया कि उपवास का महत्व हम धर्म के साथ उसको कनेक्ट किया है कि भाई पूर्णिमा का करो या तो 11 का करो या तो जो भी अलग धर्म के मार्गदर्शन के अनुसार हम एक टाइम खाते हैं या तो एक टाइम उपवास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कि पेट को आप आराम देते हैं कि उसना जितना कम वॉल्यूम आप डालेंगे तो उतना ही अग्नि मंद होने के कारण आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बराबर प्रॉपर वर्क करेगी। तो इसीलिए श्रावण और भादरवा ये 2 महीना ऐसे है जिसमें धार्मिक उपवास और व्रत और जप तप का महिमा समझाया गया है कि आप धर्म की मार्गदर्शन के अनुसार व्रत करो, जप करो, तप करो। तो तप इज अ वॉलंटरी सफरिंग। तो तप करने के कारण क्या होता है कि आपके अंदर की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो बराबर प्रॉपर वर्क होती रहती है। लेकिन आज के समय में मैं ये मानता हूँ कि हमको उपवास करना है, फास्टिंग करना है, तो खाली आहार का त्याग नहीं, आज एक नई संकल्पना के बारे में भी सोचना चाहिए, वो है डिजिटल उपवास। ई उपवास, ई उपवास, बराबर है। तो आपको एक दायरा नक्की करो कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, एक उसका एक मिनिमम मीन लाइन नक्की करके उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो। तो अगर मेरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो उसमें शनिवार रात को 9 बजे से सोमवार सुबह में 6 बजे तक मेरे जितने भी मोबाइल डेटा और वाईफाई जो है बंद कर देता हूँ, ताकि इनकमिंग इम्पल्सिस जो है, मैसेजेस है, वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो 25-30 घंटा जो हम मोबाइल इंटरनेट से दूर रहते हैं, उसके कारण जो अंदर एक संयम, एक कंट्रोल का एक गुण आप में आता है कि चलो आप उतना तो कंट्रोल कर पाए। तो जो स्क्रीन टाइम को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो हर एक व्यक्ति की अपनी सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ई उपवास जिसको अभी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ई उपवास। और जैसे बैंकों में एक शब्द यूज होता था, वो था NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
एनपीए। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकों के आप बैलेंस शीट देखो तो 500-600 करोड़ बोलते हैं, लेकिन साथ में वो आएंगे कब आएंगे पता नहीं है। उसी तरह हम जितने भी ये जो मॉडर्न गैजेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं उसको मैं एनपीटी बोलता हूँ, नॉन परफॉर्मिंग टाइम। आप उसमें से क्या जनरेट करते हैं, आप उसमें से तो बस खाली आप बिजी भी रहते हैं और बोझी भी रहते हैं। तो हमको बिजी नहीं रहना है, बोझी भी नहीं रहना है। तो वो हमारे समझ के ऊपर जाता है कि ये उपवास का इम्पोर्टेंस आज के समय, क्योंकि देखो आज सबसे ज्यादा जो तनाव का जो कारण है, एक दूसरे के प्रति जो क्लोजनेस, जो एक जो नजदीकियां जो होनी चाहिए वो दूरियां में कन्वर्ट होती है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया है कि लोगों को नजदीक नहीं आने देता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये कोई ह्यूमन अगर उसको स्वस्थ रहना है तो उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? लाइक अगर कब उठना है, कब खाना है, या कितने टाइम खाना है, तो एक पूरे दिन का उठने से लेकर सोने तक का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? हाँ, प्रकृति के जितने नियम आप फॉलो करेंगे, सबसे छोटी उसकी डेफिनेशन यही है, हम प्रकृति से जितने दूर गए हैं उतने ही हम रोगों को इनवाइट करते हैं। कोई भी रोग अपने आप आने के लिए राजी नहीं होता है, हम उसको बहुत एफर्ट लगा के हम उसको इनवाइट करते हैं। तो प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति के साथ जीना मतलब जस्ट बी विथ सेल्फ, अपने साथ भी रहना है। तो ये अगर एक बार आपकी समझ में आ गई कि मेरे को प्रकृति से दूर नहीं जाना है, तो आपका भोजन से लेके हर जगह पर एक संयम आएगा। सोने का संयम, उठने का संयम, भोजन का संयम, पानी पीने का संयम, संबंधों में, इंटर रिलेशनशिप में भी संयम, एक कंट्रोल्ड आपका लाइफ होगा। तो कुल मिला के आपका तो सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हताशा, निराशा, तनाव का जो लेवल जो है उसको मैं कैसे करके मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। अगर ये उसकी मास्टर की अगर हमको मिल जाती है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी एनर्जी, वाइटल एनर्जी, मेरी जो प्राण शक्ति है वो जो ड्रेन होती रहती है, प्रति क्षण वो निकलती बाहर, एक्सट्रोवर्ट है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारी प्राण शक्ति को अगर हम बचा सकते हैं, उसके लीकेजेस जो है, लीकेजेस को अगर हम शील्ड कर सकते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका बाय एंड लार्ज आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो यंग जनरेशन है, 20s की जनरेशन है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे हेल्थ से रिलेटेड कि उनका जब वो 50 का हो जाए, 60 का हो जाए, तो वो एकदम स्वस्थ रहे? जी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा भी और मायने भी रखता है, लेकिन 20 साल से आजू बाजू के जो एज के जो बच्चे हैं वो सब इंडिगो चाइल्ड है, मतलब उन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप कोई भी अगर उनको कहते हैं या तो मार्गदर्शन करते हैं तो उसके बारे में उनकी जो एडेप्टेशन लेवल है वो बहुत ही कम है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लोग अपने माता पिता को या तो दादा दादी को, नाना नानी को पूछने के बगैर उनकी जो कुछ भी शारीरिक मानसिक समस्याएं हैं उनका समाधान, सॉल्यूशन बाहर कहीं एल्सवेयर वो लोग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर घर में ही अगर उसका सॉल्यूशन अगर माता पिता से, वडीलों से अगर वो लोग ढूंढना चाहे, खोजना चाहे, तो उसका जो सॉल्यूशन ठोस अनुभव के आधार से जो मिलेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि उनका जो लाइफ का जो डायरेक्शन है वो कई हद तक वो ठीक रह सकता है। तो बच्चों को मैं मानता हूँ कि कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफी हाई है, उनका एक्सपोजर बहुत है। हम जब छोटे थे तो हमको इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, लेकिन आजकल के बच्चों को तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने माता पिता से भी कई गुना ज्यादा बाहर से वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि बच्चे लोग अगर थोड़ा जितना भी ये जो इंटरनेट के प्रभाव से थोड़ा से बच के रह के एक बीच का रास्ता अगर अपनाएंगे, थोड़ा एक डिसिप्लिन, मिनिमम डिसिप्लिन का रास्ता अगर अपनाएंगे, थोड़ा संयमी जीवन जिएंगे, तो बाय एंड लार्ज मैं ये मानता हूँ कि काफी उनका प्रोग्रेस भी हो सकता है और आने वाली जो चैलेंजेस जो है
क्योंकि माता पिता का आधा जीवन चला गया, लेकिन बच्चों का तो पूरा डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। अगर डेवलपमेंट स्टेज में अगर उनका एटीट्यूड में अगर ठीक नहीं रहेगा तो उनका पूरा जो डायरेक्शन है वो बिगड़ सकती है। हम आशा करते हैं कि ये हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और जो एडवाइस आपने दिए हैं, बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि जो गूगल गुरु से ना पूछ के जो रियल गुरु है, जो माँ बाप या दादा दादी है, उन सब से हमें पूछना चाहिए कि आखिर हर एक चीज का सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक हर एक को पता है, जो उन्होंने इतना एज, उनकी एज हुई है 60-70 पेरेंट्स है, उन सबको पता है कि हर एक चीज का क्या सॉल्यूशन है, और वो बता भी सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि हर एक लोग गूगल गुरु के पास जा रहे हैं, ना कि रियल गुरु के पास, क्योंकि माता पिता का अनुभव से गुजरे हुए हैं। जो कभी स्ट्रगल करके वो लोग जो स्टेज पर पहुंचे हैं, वो स्ट्रगल ही बहुत बड़ा एक अनुभव का काम, सूचन का काम करता है। तो जैसे आपने एडवाइस जहाँ शब्द यूज किया ना, वहां पर मैं ये मानता हूँ कि एक सजेशन है, खाली सूचन है, एडवाइस नहीं है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो दी जाती है वो एडवाइस दी जाती है, और जो सजेशन है वही मैं ये मानता हूँ कि वो क्रियाशील होते हैं। जो ज्ञान होता है उसको भरना नहीं है, क्रियाशील करना है, वर्केबल करना है। तो शैलेश भाई जी, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आप अंत तक आए हैं, तो आपने वीडियो पूरा देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए हरिओम।